बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान ज़रिया वफ़ा। और मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं कि आपके रमज़ान के ये तमाम रोज़े बड़े ही खैर आफियत से गुजरे होंगे, अच्छे मौसम में गुजरे होंगे और अच्छे अंदाज से गुजरे होंगे। जुम्मतुल मुबारक आप सबको। और मैं कहना यही चाहूँगा कि ये जो रमज़ान इस बार एक बार फिर से हमें नसीब हुआ है, जो कि हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हम सब में किस किस को नसीब होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो हमें उठा लेने चाहिए और इससे जितना इस्तेफादा हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, जहां अनम मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज कौन सी रेसिपी वो हमें बताने जा रही हैं और आज इफ्तारी में हमें क्या खिलाने जा रही हैं। मैं यही कहने लगी थी कि आज कौन सी ऐसी रेसिपी है जो कि हमारा फिर से इंतजार कर रही है कि आज उसने ये हमारे सामने आना। अनम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और अनम आज क्या खिलाने लगी हैं आप हमें? बिल्कुल आज हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं, आप इसको जो है डोनर कबाब की उसमें भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे बारबेक्यू पीटा ब्रेड सैंडविचेस बनाएंगे आज। ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के और डिलीशियस टाइप के। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बनाएंगे और वो डिलीशियस ना हो, तो ये डिलीशियस टाइप अब आप कहना छोड़ दें। अच्छा, वो डिलीशियस टाइप से लगा दी। थैंक यू सो मच, ये आपने एक कॉम्प्लीमेंट था जो आप डिजर्व करती हैं। और उसके लिए जो है आपने जो उसमें सॉसेस हम ऐड करेंगे वो बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन उससे पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। ये देख लें, पीसीआर वाले कह रहे हैं आपका हाथ का खा खा के ना हम मोटे हो रहे हैं, हमारे डाइट प्लान जो है ना वो किसी का फॉलो नहीं हो रहा। हाँ ये तो है, ये तो यहाँ पे सब मुझे यही बात कह रहे हैं तकरीबन। तो इसको जो है हम मैंने भी अपने घर से डब्बा लाना छोड़ दिया, बंद कर दिया उन्होंने। तो अब हाथ वॉश कर लेते हैं जरा डिटॉल के हैंड वॉश के साथ जरा अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपको पता है कि हाथ आपके जो है बड़े अच्छे से जो है वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं और साथ में जो है एक फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाती है और आपके हाथ जो है 100% जम फ्री हो जाते हैं। तो जम फ्री कर दिए अब हमने अपने हाथ, और अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है अपनी रेसिपी को। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है जी, इसमें जो चिकन है, चिकन का बॉईल होना और उसको किस तरीके से आपने बॉईल करना है। आपने बेसिकली इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर थोड़े से आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, गार्लिक और जिंजर, ताकि बॉइल्ड चिकन में ही अलग से फ्लेवर आ जाए, फ्लेवर आना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद जो है इसको हम रेडी करेंगे। अदर देन उसकी जो है पिकल जो मैं इसका रेडी करूंगी, उसके लिए हम पर्पल कैबेज यूज़ कर रहे हैं, कैरेट्स यूज़ करेंगे और क्यूकम्बर्स के साथ हम तकरीबन 1 कप के करीब विनेगर ऐड करेंगे, हाफ कप उसके अंदर जो है हम वाटर ऐड करेंगे सॉल्ट डालकर। अच्छा, ये वेजीज को आपने रेडी ऐसे करना है कि आपने ओवरनाइट अगर इनको बना के रख देंगे तो बहुत अच्छा सा जो है आपके पिकल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब बारी आ जाती है चिकन को रेडी करने की। तो सबसे पहले आपने बटर को मेल्ट करना है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। उसमें तलों का कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब। उसके अंदर हम अपने चिकन को हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट जाएगा, इसमें रेड चिली क्रश जाएगी, इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा चिकन पाउडर, सराचा सॉस, क्योंकि हम बारबेक्यू फ्लेवर इसको एनहांस करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो हम इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अच्छा, इस सराचा सॉस जो आप हमें बता रही है मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सराचा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप उसको हॉट सॉस के साथ भी जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। और लेकिन अगर सराचा सॉस होगी तो जरा थोड़ा सा ओरिजिनल रेसिपी का बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब मायोनीज और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। ये बड़ा ही लिक्विडी और क्रीमी टाइप का बैटर होगा। उसके बाद हम सबसे पहले अपनी पीटा ब्रेड को अपने तवा के ऊपर रखेंगे बटर लगा के थोड़ा सा, और उसके ऊपर हम ये स्टफिंग ऐड करेंगे, उस पे मोज़रेला और चेडर चीज मिक्स करके, और ऊपर आएंगे सारे पिकल्स वेजिटेबल, उसके ऊपर लास्टली फिर एक और पीटा ब्रेड जबरदस्त। और हम इसको टोस्ट करेंगे बड़ी ही लाइट फ्लेम के ऊपर। और वो क्योंकि चीज होगी उसके अंदर तो वो क्या करेगा ऑलरेडी स्टिक हो जाएगा और वो सैंडविच की एक फॉर्म में जाएगी। अच्छा, इसके अंदर आप जो है सैलेड लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो चलें कि एक हेल्दी मील आपको मिलेगा इफ्तार के टाइम में, प्रॉपर मील है जिसमें वेजेस भी है, चिकन भी है, आपको ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स भी मिल गए हैं और आपका इफ्तार बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा, बड़ा ही जायकादार हो जाएगा। आप अपनी रेसिपी स्टार्ट कीजिए और मैं हमेशा की तरह अपने व्यूअर्स के साथ दोबारा से आज शेयर करूंगी इंश्योर का मील प्लान, वो मील प्लान जो कि आपको हेल्दी रख रहा है, आपके बच्चों को स्ट्रांग बना रहा है, आपके पेरेंट्स की हड्डियों को मजबूत बना रहा है। और एक और अच्छी चीज़, मेरी अपनी दोस्त से भी मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जब भी इंश्योर को पिया है तो उन्हें बहुत ही बेहतर फील हुआ।
तो वो हामला खवातीन जो कि कंसीव कर रही हैं वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से इंश्योर पी सकती हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा आपके लिए मिल्क मटेरियल है कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं और आपके बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होगा। तो इंश्योर पिए और भरपूर जिंदगी जिए। तो बताइए, आप जिंदगी जी रहे हैं अनवार साहब? जी, हम भी ज़िंदगी जी रहे हैं और कुछ ख़बरें हैं जो हमने आपके साथ भी शेयर करनी हैं। जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 कर दी है और 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के जो चेयरमैन वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही होंगे, जबकि चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो बतौर मेंबरान इस काउंसिल में शामिल होंगे। इसके अलावा मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है, जिस पर थोड़ी सी बात भी की जा रही है, तनकीद भी की जा रही है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर चीफ जस्टिस ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो हम ये भी देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जजेस मामले पर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस मुलाकात के एलामिये में कहा गया है कि अदलिया की खुद मुख्तारी से मुतालिक चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए मज़ीद इक़दाम भी उठाए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और उनको वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अमेरिका से इस किस्म का खत आ रहा है तो ये कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। निज़ाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके। वज़ीर आज़म ने ECL कमेटी में वज़ीर दाखिला को शामिल नहीं किया। इसके साथ साथ दूसरी तरफ मुश्तरका मफादात काउंसिल में वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल कर लिया गया है। तो वज़ीर ख़जाना इसके मुस्तकिल मेंबर होते हैं, लेकिन अब इसहाक़ डार को शामिल कर लिया गया है। इन दोनों फैसलों को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इंतखाबात के बाद ये जो हुकूमत बन चुकी है इसमें मुंतखब और गैर मुंतखब का एक मुकाबला जारी है और ये तमाम चीजें मुश्तरका मुफादात कौंसिल हो, इक्तसादी उमूर के फैसले हों, दाखिला उमूर की बात की जाए या ECL का मामला सरे फहरिस्त हो, इन सब को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर ये एक सॉफ्टली एक खींचातानी जारी है जिसमें मुंतखब अफराद एक तरफ हैं और गैर मुंतखब अफराद एक तरफ हैं। इस हुकूमत का बुनियादी मसला ये है कि उन्हें कई नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अपनी कैबिनेट के अंदर, अपने फैसला साजी के अंदर गैर मुंतखब अफराद को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर मुंतखब अफराद ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें ताकि कल को जब उन्होंने इलेक्शन में जाना है या अवाम के सामने जो जवाबदही का अमल है वो सिर्फ मुंतखब अफराद का होता है, गैर मुंतखब अफराद इस जवाबदही से मुबर्रा होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुंतखब अफराद ये चाह रहे हैं कि वो इन सारी चीजों के अंदर स्टेक होल्डर बने ताकि जब उन्हें अवाम के सामने जाना पड़े तो फिर वो अपनी कारकर्दगी का अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है। अच्छा मजीद निज़ामी साहब, एक तरफ जहाँ पर आप माजिद साहब आप जहाँ एक तरफ हमें ये बता रहे हैं कि विद इन द गवर्नमेंट एक कंपटीशन है उन लोगों का जो कि मुंतखब होकर आए हैं, उन लोगों का भी जो कि मुंतखब नहीं होकर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो बाइडन की तरफ से खत लिखा जाना और मौजूदा वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का दिया जाना, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर ये वाला नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है कि ये वो हुकूमत नहीं है जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब हुई है? जी, इसमें मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि गुज़िश्ता 2 साल में हमने देखा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनीपन बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन नहीं हो सके। 9 मई का वाकया हुआ, फिर उसके बाद निगरान हुकूमतें, उनका दौरानिया बढ़ गया। ये सारी चीजों के बाद अल्टीमेटली एक इलेक्शन हो चुका है जिसकी शफाफियत पर भी सवालिया निशान है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि बहरहाल सिस्टम ने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया है। असम्बलियां बन चुकी हैं, कैबिनेट्स बन चुकी हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका है, अब सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा। तो जो पार्लिमान का इदारा है वो किसी न किसी सूरत में मुकम्मल होने जा रहा है और इससे आलमी दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी तमाम तर खदशात और सवालात के बावजूद ये इजहार किया जा रहा है, ये राय पाई जा रही है कि अब कुछ ना कुछ
अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा, गैर यकीनीपन में कमी आएगी और गवर्नमेंट की जानिब से अपोजिशन के लिए कुछ रिलैक्सेशन की जाएगी, ताकि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, जो हमारी फाइनेंशियल साइड है, वो इस टाइम ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये मामला 2 साल से निकल के 3 साल की जानिब जाए। तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स और सारी आलमी दुनिया इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं चीजें स्ट्रीमलाइन होके बेहतरी की तरफ जाएं। ठीक है, तो निज़ामी साहब, अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है उस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमीशन बनाने पर खुश दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस और वजीर आजम की जो मुलाकात हुई है उस पर भी उन्हें तशवीश है। तो आपको अब क्या लग रहा है, जो ये कमीशन बनाया गया है ये कब से तहकीकात का आगाज़ करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से भी इसका आगाज़ किया जाएगा? तब भी अदलिया पर बड़ा प्रेशर था, तब भी अदलिया को गाइड किया जाता था, और तैयबा गुल से लेकर आज तक के जो तमाम मामलात हैं, आपको लगता है कि फिर वो तमाम मामलात देखे जाएंगे? जी, कमीशन के हवाले से 2 चीजें अहम तरीन होती हैं। एक तो ये कि उसके TORs क्या होंगे। TORs बहरहाल कमीशन ने खुद नहीं तय करने होते, उन्हें हुकूमत वक्त या रियासत बनाकर देती है। उनका दायरा कार क्या होगा, उन्होंने किस किस हद तक जाना है और कहां कहां नहीं जाना। एक तो ये सबसे अहम चीज है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अमूमी तौर पर कमीशंस के ऊपर, कमेटीज के ऊपर अदम एतमाद होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिस चीज के ऊपर कोई कंक्रीट एविडेंस ना सामने लाई जाए या नतीजा ना निकालना हो, तो उसे कमेटी या कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन 70 से 80% ऐसे कमीशन है कि जिनकी रिपोर्ट्स सामने नहीं आई। इस फिगर को अगर हम सामने रखें तो इसलिए शकूक व शुबहात का सामना होता है। 1971 में हमीदुर रहमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं आ सकी। 9/11 के बाद ये जब उसामा बिन लादेन का एबटाबाद में वाकया हुआ, उसकी कमीशन रिपोर्ट जुज़वी तौर पे सामने आई। इसलिए जब कमीशन का नाम आता है तो जब हम इसको मैच करते हैं इस पॉलिटिकल हिस्ट्री से, तो काफी अगर मगर की सूरत हाल होती है। इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ भी इन खदशात की बिना पे ये चाहती है कि शायद इसके हवाले से कोई बेहतर तहकीकात की जाए, ताकि नतीजा इन्हीं दिनों में सामने आ सके। तो निज़ामी साहब, आज इन मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ जजेस ने खत लिखकर साबिक जज शौकत सिद्दीकी की जदोजहद को अपने खत का मतन बनाया है। इससे पहले उन्होंने कभी जस्टिस शौकत सिद्दीकी की हिमायत में कुछ कहा नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये भी कहा जाता रहा है कि उनका समाजी बायकॉट भी किया गया, लेकिन आज हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि उस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर ये नापसंदीदगी के तौर पे शौकत अजीज सिद्दीकी देखे जा रहे थे। इस बुनियाद पर ये सारा का सारा मामला मौजूदा सूरत हाल से जब हम लिंक देखते हैं तो वो बड़ा अजीबोगरीब मामला था। उस वक्त बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन थी, एक खौफ की कैफियत थी, तो इसलिए बहुत से लोगों ने अपनी साइड चेंज कर ली, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब चूंकि मामला बदल चुका है, हवाओं का रुख भी थोड़ा सा तब्दील हुआ है, तो इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले उनकी सपोर्ट नहीं करते थे, अब वो खुल के सामने आ रहे हैं। ये बहरहाल हमारी मुआशरे का, हमारे इदारों का ये एक मसला तो है कि जब ताकतवर अपनी ताकत के अरूज पे होता है तो उस वक्त कई लोग नहीं बोलते। ठीक है। सर निज़ामी साहब, एक और मामला भी है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जहां पर मेंबरान कोर कमेटी ने लतीफ़ खोसा के बानी PTI के केसेस में पेश ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसकी वजाहत लतीफ़ खोसा साहब नहीं दे सके, मुतमईन नहीं कर सके। जी, PTI की कोर कमेटी के हवाले से एक तनाज़ा बिल्कुल मौजूद है। तहरीक इंसाफ के अंदर 2 राय पाई जाती हैं, बिल्कुल इख्तलाफ है। वो ये है कि वुकला को जो तहरीक इंसाफ में जगह दी गई या उन्हें अहमियत दी गई, अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। दूसरी राय ये है कि नहीं, वुकला की भी जरूरत है, इन लोगों ने कानूनी अमल से बानी PTI इमरान खान को निकालना है। लेकिन सियासी रहनुमाओं का ये इख्तलाफ मौजूद है कि ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, वक्त की कमी है, फिर आपसे बात करेंगे इस हवाले से कभी। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन देखते रहिए पैगाम मेरे पास।